नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं यह विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस है। और बड़ी बहस किस विषय पर है कि जो वीबी जी राम जी जो नया कानून है, इसका कुछ राज्यों में इतना ज्यादा विरोध क्यों, और इतना विरोध कि विधानसभा से भी वो कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रस्ताव पारित करने से होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, और क्या इससे कोई असर पड़ेगा? ऐसे प्रस्ताव अगर राज्य पारित करते हैं तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है? हमारे देश में जो संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम, उसमें इस तरह का प्रस्ताव पारित करना यह कहां तक उचित है? क्या इसका कोई असर होगा? यह बड़ी बात। ये हम इसलिए आज राष्ट्रमंच में इस पर बहस कर रहे हैं कि पहले पंजाब ने नए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, और अब तेलंगाना ने भी इस नए कानून के खिलाफ अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। और इस बीच कांग्रेस ने देशव्यापी 45 दिनों का प्रोग्राम बना लिया है इस नए कानून का विरोध करने के लिए। तो इसी से यह भी बात आ रही है कि विपक्ष ने इस नए कानून को जो मुद्दा बनाया है, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हाल में जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर जनता का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस तरह से लोगों ने उसको हाथों हाथ उन मुद्दों को लिया नहीं? तो मुद्दे तो चाहिए राजनीति करने के लिए, विपक्ष को भी मुद्दे चाहिए। क्या ऐसे में ही ये जो नया कानून है, इसमें विपक्ष को मुद्दा दिखाई पड़ रहा है क्या? इन्हीं सब पहलुओं पर आज राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा देख लीजिए कुछ नेताओं की इस मामले पर, इस विषय पर प्रतिक्रिया। सबसे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अभियान को अंतिम रूप देने के बाद जो विरोध का अभियान है, हम इसे जनता के सामने रखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, और उन्होंने कांग्रेस से भ्रम नहीं फैलाने की अपील भी की। जो हमारा अभियान होगा उसको हम कुछ अंतिम रूप देकर जनता के सामने रखेंगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, न केवल इसके कारण कि हम जिम्मेदार थे मनरेगा बनाने में, इसका कारण ये नहीं है क्योंकि हमारे वक्त मनरेगा बना और हमारे ही सरकार के समय मनरेगा लागू हुआ, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि मजदूरी के खिलाफ ये नया अधिनियम लाया गया है। ये वंचित वर्गों के खिलाफ है, कमजोर वर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, खेत मजदूरों के खिलाफ है। तो कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही कब करना है कि नहीं करना है, कौन सी तारीख को करना है। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये वो जवाब दें। लेकिन भ्रम ना फैले और सच्चाई सामने आए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच ठीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम घोषित करेंगे। नहीं, हम तो सच्चाई रखेंगे ही, क्योंकि इसमें मजदूरों का हित, इसमें किसानों का हित, इसमें योजना में लगे कर्मचारियों का हित, और इसमें गांव का हित। तो वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह नया कानून मनरेगा के दिन दहाड़े हत्या जैसा है, यह कानून करोड़ों मजदूरों के हक पर डाका डालने जैसा है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह मजदूरों के हित में ही है। इस बार मोदी जी ने राज्य सरकार को हक दिया है कि 100 दिन के बजाय मजदूरों को 125 दिन का काम अब दिया जाए। कानून सही मायनों में मनरेगा
कानून की दिन दहाड़े हत्या, ये कानून करोड़ों करोड़ों इस देश के मजदूरों के हकों पर डाका, ये कानून इस देश के मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला, ये कानून इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी जो 95% मनरेगा मजदूर हैं, ये उनके अधिकारों पर हमला। ये मजदूरों के हित में नहीं है। उस समय 100 दिन से ऊपर होने पर राज्यों को केंद्र से मंजूरी लेना पड़ता था। इस बार मोदी जी ने राज्यों को अधिकार दिया है कि 100 दिन के बदले 125 दिन पूरे देश में लागू होगा और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि कुछ राज्यों ने इस नए कानून के खिलाफ अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। अभी तक 2 राज्यों ने किए हैं, सबसे पहले पंजाब ने और उसके बाद तेलंगाना ने। तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि भगवान राम के नाम के पीछे बीजेपी सियासत कर रही है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब विधानसभा में ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भगवान राम जी के नाम के पीछे भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है। भगवान राम जी का नाम बरत के गरीबों का गला घोटा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। आज उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में आज एक रेजोल्यूशन जो है उसको पास किया गया है। अकेली पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो आपने सभी ये बातें सुन ले कि इस नए कानून के विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं, समर्थन में क्या बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो विपक्ष शासित राज्य हैं वहां से विधानसभाओं से इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हो रहे हैं इसके विरोध में। तो आज इसीलिए हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं राष्ट्रमंच पर, और आज कुछ बड़े सवाल भी राष्ट्रमंच पर हम पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, नए कानून वीबी राम जी के विरोध का उद्देश्य क्या है, क्या इसके पीछे मकसद है। दूसरा सवाल कि कुछ राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में विरोध में प्रस्ताव तक पारित कर दिया, क्यों। तीसरा सवाल कि क्या कुछ राज्यों के ऐसे विरोध से केंद्र के कानून पर असर पड़ेगा क्या। चौथा सवाल कि विपक्ष ने क्यों बना लिया है इस नए कानून को मुद्दा। और पांचवा सवाल कि क्या वोट चोरी जैसे जो नैरेटिव विपक्ष के थे वो नहीं चलने पर इस नए कानून को मुद्दा बना लिया क्या। तो राष्ट्रमंच में हम इन्हीं सवालों की करेंगे पड़ताल। और आज इसके लिए हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं चारू प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ में हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। डीके दुबे जी जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ पवन पटेल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और यहीं पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आज डीके दुबे जी का रुख करता हूं। डीके दुबे जी, सबसे पहले हम यही समझना चाहते हैं कि देखिए, इसके पहले चाहे सीए हो, मुझे याद आता है कि सीए को लेकर के पश्चिम बंगाल ने, केरल ने, विधानसभाओं ने इसको पारित किया था, प्रस्ताव को पारित किया था केंद्र के कानून के खिलाफ। अब सवाल यह है कि जब कभी भी ऐसे कानून पारित किए जाते हैं, इसकी संवैधानिक वैधता, और सुप्रीम कोर्ट ने जो साल 2021 में इसके बारे में कहा है कि यह सिर्फ एक लोकतांत्रिक और सिर्फ सांकेतिक विरोध तक है और इसका कोई महत्व नहीं है। क्या है संवैधानिक प्रावधान, बताइए।
देखिए, जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा से अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसकी वैलिडिटी तभी होती है जब गवर्नर उस पर साइन करता है जी, और गवर्नर साइन करके उसको कानून का दर्जा देता है। ठीक है। लेकिन केवल आप विधानसभा से कोई स्थिति पास करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो शून्य होता है। वो आपकी पार्टी की वॉइस हो सकती है, वो आप जो कोई भी वो पास कर रहा है वो उसका अपना मत हो सकता है। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा ने लोकपाल का बिल पास कर लिया था साहब, उनके पास राइट नहीं था, वो लोकपाल बना रहे थे। हाँ, उनको लोकायुक्त की तो बात थी उनके पास कि भाई लोकायुक्त राज्य के पास होता, लेकिन लोकपाल नहीं होता, वो पास कर रहे थे। उसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं होती, उसका कोई मायने नहीं रखता। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपनी पार्टी का एक व्यू है, वो विधानसभा जब मर्जी हो खोल लीजिए और खोलकर वहां पर जितने लोग चाहें उतने लोग वार्ता कर लें और वार्ता करके अपनी बात, केवल इतनी सी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पार्टी क्यों नहीं ऐसा कर रही है। पार्टी नहीं करती, विधानसभा इसलिए खोली जाती है क्योंकि उसमें जितने भाषण होते हैं वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आते हैं और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की वजह से उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो सकते, उनके ऊपर मानहानि के केसेस नहीं हो सकते, उनको लीगली फंसाया नहीं जा सकता। इसलिए करती है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कानून उसको राइट नहीं है जब तक गवर्नर उस पर साइन ना करे, जब तक संविधान में प्रावधान ना हो या कानून में उसके पास कोई राइट ना हो। लेकिन क्या है कि वो विधानसभा खुलवाकर बात करती है ताकि वो कानूनी प्रावधानों से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का लाभ लेते हुए अपने आप को बचा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, ये इसीलिए हम आज ये सवाल कर भी रहे हैं कि इसका कोई असर होता नहीं है, और खास तौर पर तब जब समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का विषय हो। कंकरेंट लिस्ट में संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपस में विरोध होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। मैं सीधे इस समय पवन पटेल जी के पास चलता हूं। पवन जी, ये बताइए कि सारे प्रावधान, अभी डीके दुबे जी ने भी बताया कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है, ये भी हम लगातार बता रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना विधानसभा ने भी पारित कर दिया। पहले तो ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी जी और केरल में पिनराई विजयन जी इस तरह के प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पारित कर दिया, तेलंगाना में कांग्रेस ने पारित कर दिया। क्या जरूरत थी इसकी और इससे क्या हासिल होगा, बताइए पवन पटेल जी। डीके दुबे जी ने यह भी बोला कि उसको जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। उस पार्टी की आवाज हो सकती है, वहां की आवाज हो सकती है, तो ये आवाज तो है, वहां की आवाज चाहती है कि गलत हो रहा है, वहां की आवाज है कि केंद्र सरकार तानाशाही से संविधान को चला रही है, तानाशाही से इस देश को चला रही है, बिना किसी के चर्चा के इस तरह का लाना बदलाव। ये गलत बात, पूरी चर्चा मैंने भी सुनी है लोकसभा और राज्यसभा में। ये नहीं कहिए कि बिना चर्चा के, ये मत कहिए तानाशाही। संसद ने पारित किया है सर, लोकसभा राज्यसभा में बाकायदा चर्चा हुई है सर। देखिए, अगर चर्चा, इसी तरह की चर्चा तो फिर तीनों काले कानून आए थे, उसमें भी चर्चा हुई थी, फिर भी वापस लेना पड़ा। तो चर्चा किस तरह की होती है, किस तरह सभी राज्यों से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किस तरह चर्चा हुई। हम कहते हैं अगर राज्य उसमें सहमत नहीं तो अपनी तानाशाही ना थोपे ना, राज्यों के साथ संवाद करे, पूछे ना। हम कहते हैं क्यों इस तरह का बदलाव ला रहे हैं। कांग्रेस ने राइट टू वर्क का कानून लाई थी कि काम का अधिकार दिया था कि 100 दिन का अगर काम नहीं भी तो 100 दिन का भुगतान करना पड़ता है। ये बड़े उसके शातिराना ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 125 दिन को प्रचारित कर रही है। 125 दिन की डेफिनेशन आपको भी पता होगी कि किस तरह का है। पहले 60-40 का रेशियो, तो अब इन्होंने किस तरह कर दिया है, वेजेस का कर दिया। पहले लेबर पूरा केंद्र से आता, तभी केंद्र सब में 60-40 का जो रेशियो कर दिया है। सरकार, राज्य सरकार की हालत क्या है, वित्तीय स्थिति क्या, कहां से वो फंड लाएंगे। अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कहां पे काम मिलेगा, कहां पे काम नहीं मिलेगा। तो ये जो घुमा फिरा करके पेश करने का बजट पेश किया है और महात्मा गांधी जी का जो नाम हटा दिया है, पूरी दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी, महात्मा गांधी एक विचार थे, इतने दिन तक नहीं कर पाई। ये देश महात्मा गांधी के नाम से ही जाना जाएगा। और राम जी का तो नाम उसके पूरे उसमें नाम में है ही नहीं कि वो 60 फॉर्म कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दे। देखिए, राम का गलत उपयोग इन्होंने पहले भी किया था। मोदी जी का कद इतना बड़ा कर दिया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो 400 पार की हवा निकल गई थी। अब ये फिर से राम जी का गलत उपयोग करेंगे तो फिर इसी तरह इनकी हवा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जी। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। चारू प्रज्ञा जी, आप ही के पास में आ रहा था। मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा कि भाई अगर आप इन सब विरोध का पूरा एक लबोलुआब देखिए, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया। मैं कहता हूं तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जो नया कानून लाया गया है, ये नया कानून लाया गया है,
इसमें महात्मा गांधी जी के नाम पर यह कानून नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, हटाना मतलब क्या कि आप पुराने कानून को जारी करते हैं और नाम को हटा देते हैं। जब नया कानून लाया गया है तो उसका एक अलग नाम है, जाहिर सी बात है। लेकिन चारुप्रज्ञा जी, नाम को लेकर जो है वो तो है ही। विपक्ष का विरोध किन किन बातों को लेकर है? पवन पटेल जी ने काफी हद तक वो बातें रखी, 60-40 के रेशियो वाली बात कही, और विरोध में विपक्ष विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने तक जा रहा है। चारुप्रज्ञा जी। नमस्ते लालचंद जी, और नमस्ते। सभी दर्शकों को भी आज मेरा नमस्ते। देखिए, नाम से शुरुआत करते हैं और एक एक सवाल के डिटेल में जवाब देते हैं। महात्मा गांधी जी के भी मुंह से आखिरी शब्द हे राम ही थे, तो राम शब्द से आपको आपत्ति क्यों है? अब डेटा पर आते हैं। ये 60-40 की बातें बार बार करते हैं, इसकी मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। अभी तक क्या होता था, 25% जो पैसा है वो प्रदेश देते थे और बाकी 75% पैसा केंद्र से आता था। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश पैसा नहीं देते थे। आज की स्थिति में भी हिमालयन राज्य और नॉर्थ ईस्ट राज्यों को 90% फंडिंग सेंटर से जा रही है, तो आप उसका हिसाब लगाइए। दूसरी बात, जिस दिन से ये कानून मनरेगा आया था तब से लेकर आज तक 11.7 लाख करोड़ का खर्चा मनरेगा के नाम पर हुआ है। 11.7 लाख करोड़। आप जानते हैं इसमें से 8.5 लाख करोड़ केवल मोदी सरकार ने डिप्लॉय किए हैं। आप पैसे का अंदाजा देख लीजिए। कांग्रेस के समय पे डिप्लॉयमेंट होता था करीब 33 लाख करोड़ का। आज ऑलरेडी 95 लाख करोड़ का डिप्लॉयमेंट आवंटन बढ़ाया गया है। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि डिसीजन कौन लेगा भाई, अब केंद्र सब कुछ डिसाइड करेंगे। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। जब मनरेगा आया, देश की जरूरत ये थी कि देश में लोगों को रोजगार मिले। जिस तरीके से डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिस समय उस वक्त गरीबी हुआ करती थी, उससे डील करने के लिए कानून बना था। आज ये सारी चीजें बदल चुकी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो आज हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। हम आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये बढ़ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, गरीबी हमारे देश में कम हो गई है। उस समय गरीबी करीब 25% पर थी, आज 4.5% से थोड़ा आसपास है, 4.5%। तो देश बदल रहा है, तो देश के आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं। भारत बनाने वाले अब देश को कानून चाहिए। बेसिक बात, ज्यादा दिन हम दे रहे हैं, इनको समस्या है क्या? हम बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं, इनको समस्या है क्या? और विकसित भारत की तैयारी में जुट रहे हैं, इनको समस्या है क्या? क्योंकि अब हम केवल ग्राउंड वर्क की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते वहां जाइए, मिट्टी खोद दीजिए और काम पूरा हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं। हम कहते हैं कि एसेट क्रिएट करेंगे अपने देश को विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम एसेट क्रिएट करेंगे। वो चाहे वाटर सिक्योरिटी की बातें हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बातें हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बातें हो, नई नई चीजें आ रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, नई जरूरतों के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। मैं चारू जी आपके पास लौटता हूँ। पवन जी का काउंटर फिर घनेंद्र जी के पास। पवन जी। मेरा निवेदन इतना है कि मैंने राम जी का कहीं विरोध नहीं किया। चारू जी ने जबरदस्ती बोल दिया कि हमें राम से आपत्ति है। कोई राम से आपत्ति नहीं, किसी को राम से कोई आपत्ति नहीं। चारू जी विनम्रता पूर्वक। और इन्होंने देखिए 2024-25 सरकार का औसतन मनरेगा में आपने तो चारू जी की पार्टी पर यह भी आरोप लगा दिया कि ये राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो करते हैं ना, किया ना। जो राम को लाए हैं, राम को लाने की औकात है किसी में? चारू जी सबको लाए, राम सबको लाए, राम को लाने की औकात किसी में नहीं है। इन्होंने प्रचारित किया जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसीलिए 400 पार की हवा निकल गई। पूरा नारा सबके सामने था। 2 मिनट डाल जी, मेरी बात कम से कम मेरा काउंटर हो जाए थोड़ा। 2 मिनट मुझे निवेदन हुआ करता था कि ये तो याचिका लिख के कहा करते थे कि राम जी तो काल्पनिक हैं। तो ठीक है, मैं तो खुश होती हूँ इनकी ऐसी बातें। अरे राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, हमने अपना जाहिर कर दिया था कि हमारा लेकिन अभी तक कोई गए नहीं बड़े नेता वहाँ पर। सुनिए, मुगालते में मत रहिए। कोर्ट के आदेश के तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ था। कोई आप भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण नहीं किया। जिसकी सरकार होती वो राम मंदिर का निर्माण करते। हमारा निवेदन है 2 मिनट लाल जी, 2 मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। हार्ड डेटा फैक्ट्स के साथ बताइए कि अरे कोई पूरे डेटा, सभी डेटे में घपले हैं, हर आंकड़े में घपला है। आंकड़ों की बाजीगरी में आपको महारत हासिल है। एक भी आंकड़ा, हम आंकड़ा बता रहे हैं ना, आप सुनिए तो। लाल जी 2 मेरे को आपने बोला, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। 2 मिनट मुझे एक बात बोल लेने दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रस्ताव लाए हैं किसी कानून के खिलाफ, तो उस प्रस्ताव के बारे में आप डिटेल में फैक्ट
पे बात करिए। रिकॉर्ड अभी बात कर रहे फैक्ट की, सुनिए तो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। लाल जी 2 मिनट फैक्ट मेरा हो जाने दीजिए, साथ में बात करने में यही नहीं होता। आप ठीक है। बताइए, आपको पैसे ज्यादा देने से समस्या है, आपको समस्या अरे किस हम बात- बता रहे हैं समस्या, आपका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपका फार्मूले को मैं पोल पट्टी खोल रहा हूँ। सुनिए 2024-25 में सरकार ने औसतन मनरेगा में 42 दिन का काम दिया है, 100 दिन काम दे नहीं पाए, 125 दिन की बतौलेबाजी कर रहे हैं। दूसरा ये जो बोल रहे हैं, पहले जो केंद्र 75% नहीं देता था, केंद्र मजदूरी जो होती थी 100% देता था, और उसमें जो सामान लगता था उस सामान का रेशियो 75 एंड 25% था। बिल्कुल। ये गलत मत प्रचारित करिए यहाँ पे। नहीं, अब सही इन्होंने बात है, 60 सही और बात है, 40 आपकी सुन बात लीजिए, सही 2 है। मिनट। अरे आप मेरा हर बार बोल देते, मेरा एक बार तो हाँ, पूरी मैं हो कह रहा हूँ, जाएगी। आपकी बात अब सही है। इन्होंने 60 और 40 कर दिया, मैं इसको एग्जाम्पल के ये साथ भी पेश इनका करता हूं। calculation अब गलत 100 है। रुपए का काम हो, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की विशेषता, कम से कम एक बात तो बात होने दीजिए। अब ये 100 रुपए का अगर काम होता है, 70 रुपए मजदूरी होती है। अब वो 70 रुपए का सबका 60-40 कर दिया इन्होंने। राज्य की वित्तीय हालत कैसी है, कैसे देंगे वहां पे? देते तो थे पहले, लेकिन टोटल पवन का नहीं पटेल जी, देते थे। पवन पटेल जी, इसके लिए जो तर्क दिया जाता है वो मैं रख देता हूं। उनका तर्क ये है कि बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था, और जिस तरह से कि योजनाओं को रखा जाता था, उन योजनाओं का कोई खास लाभ होता नहीं था, बंदर बांट हो जाती थी। अरे लाभ नहीं होता था। 14% आय रूरल इंडिया की ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है, 126% गरीबी कम हुई है। कोरोना काल में मनरेगा संजीवनी साबित हुआ है, नहीं तो कितने लोग मर जाते। ये मत बोलिए कि गलत साबित हुआ है। ये जरूर उनका है तो कि दावा है भारतीय कि जनता और पार्टी बेहतर जिसमें कानून ठप्पा लेकर लगा आ देगी, गए उसी में रोजगार सब के कुछ लिए। होता है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़ों ठीक है। की बात कर रहा हूं मैं। तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मैं जो आप है, सभी के नाम पास बदलकर- आऊं, उससे पहले घनेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। घनेंद्र जी, आपकी पार्टी की सरकार ने भी पंजाब में विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जरा ये बताइए, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, अभी डीके दुबे जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको साफ किया, कोई महत्व नहीं होता इसका, फिर भी पारित कर दिया। इसका मतलब क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब जाना है पंजाब में, अगले ही साल विधानसभा चुनाव है, तो लोगों के पास कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर जाना है, तो इसलिए एक प्रस्ताव भी पारित कर दो ताकि इसका भी एक सहारा रहेगा। क्या देखिए लालचंद्र जी, हमारे पास पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, हम गवर्नेंस के नाम पे बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो पंजाब की सरकार जो गवर्नेंस पे काम कर रही है वो हमारे लिए काफ़ी है। उसके लिए पंजाब के लोग बार बार हमें मैंडेट देने भी, लोकल बॉडीज में भी दिया, उससे पहले बाई इलेक्शन में भी दिया। लेकिन आज जो मनरेगा पे आपने डिबेट रखी है, मनरेगा एक कानून कांग्रेस की सरकार में आया, पहले इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल सही कह रहे हैं आप, गारंटी एक्ट। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उसमें महात्मा गांधी जी को ऐड करा, मनरेगा बना दिया। 2009 और मुझे अच्छी तरह याद है, 2014 में चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे ये मनरेगा जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है, इस मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार आ रहा है बहुत बड़ा, मेरी सरकार आएगी इस मनरेगा को बंद कर दूंगा, और जिसने भी मनरेगा के नाम पे भ्रष्टाचार करा है मैं सबको जेल भेज दूंगा। आज 11 साल हो गए, मनरेगा पे कोई सीएजी का ऑडिट हुआ? अभी चारू प्रज्ञा कह रही थी कि बहुत भ्रष्टाचार होता था, बहुत करप्शन होता था, कोई सीएजी का ऑडिट मनरेगा पे हुआ हो तो बताओ। मनरेगा पे किसी ने पैसे खाए हो, किसी एक की अरेस्टेशन हुई हो, किसी एक पे एफआईआर हुई तो बताओ। क्योंकि मनरेगा को भारतीय जनता पार्टी ने भी कंटिन्यू करा, और आज 2025 तक, अभी चारू प्रज्ञा को मैं सुन रहा था, चारू प्रज्ञा कह रही कि देश में गरीबी दर कम हुई है। चारू प्रज्ञा जी बाद में जवाब देंगे, मैं आपको कह दूं कि मनरेगा को लेकर के 1 रुपए का भ्रष्टाचार और पता नहीं कितने कितने भ्रष्टाचार, लिस्ट में भ्रष्टाचार, राजस्थान जैसे राज्यों से किस किस तरह की रिपोर्ट आई थे, आप कहेंगे तो वो रिपोर्ट भी हम रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहिए कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था उसमें। मैं आपकी बात को पूरा वो कर रहा हूं, ठीक, बड़ा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारी कहां है, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, कौन जेल गया, कहां पे सीएजी ऑडिट हुआ, किस सरकार में भ्रष्टाचार हुए, देश के लोगों को जानने का अधिकार है। ये देश के लोगों का पैसा है। और अभी चारू प्रज्ञा कह रही थी
कि देश में गरीबी दर कम हो गई, 4% 4.5% बता रही थी। हमें तो यह पता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का अनाज हम देते हैं, हर महीने फ्री में अनाज हम देते हैं। अगर 80 करोड़ लोग, यहाँ पर कंट्राडिक्शन नहीं है गणेंद्र जी, यहाँ पर कंट्राडिक्शन नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसी ही योजनाओं के जरिए, ऐसी ही योजनाओं के जरिए, ऐसी ही मैं आप ही के पास फिर आऊंगा, इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसी ही योजनाओं के जरिए हमें गरीबी को कम करने में मदद मिली है। मैं फिर कह रहा हूं लालचंद्र जी, मनरेगा बहुत अच्छी योजना है। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। अगर ये इसको कुछ ठीक करना चाहते थे तो महात्मा गांधी जी का नाम मत हटाते। महात्मा गांधी से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत गांधी फैमिली से, आप इंदिरा गांधी का नाम हटाते, राजीव गांधी का हटाते, फिरोज गांधी का हटाते, मैं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाते हो तो दिक्कत होती है। गणेंद्र जी, किसी मौजूदा कानून से नाम हटाना एक अलग बात है, नए कानून का नाम अलग रख लेना वो दूसरी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, चारू प्रज्ञा जी, नहीं 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में आप पूरी कीजिए, चारू प्रज्ञा जी जवाब देंगे। कि आपको महात्मा गांधी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपिता से नहीं होनी चाहिए, गांधी फैमिली से दिक्कत है, समझ में आता है। इंदिरा गांधी का नाम हटा दो, राजीव गांधी का हटा दो, फिरोज गांधी का हटा दो, संजय गांधी का हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जी का जब नाम उठाते हो तब लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी आपके दिमाग में आज भी घूम रही है। चारू प्रज्ञा जी का इस पर जवाब, चारू प्रज्ञा जी का जवाब, ये चीज नजर आती है। चारू जी जवाब, चारू जी 10 सेकंड और दूसरी चीज, इन्होंने पहले भारत को इंडिया से लड़वाने का काम करा, ये वही लोग हैं। इन्होंने भारत और इंडिया में भी डिफरेंसेस कर दिए थे, अब गांधी जी और राम में भी डिफरेंस कर दिए। और जिस योजना का नाम लेके जी राम जी, चारू प्रज्ञा भी नहीं बता पाएंगी, 3 वर्ड तो हिंदी के, 3 वर्ड इंग्लिश के, लेकिन जी राम जी करना था कि जी राम जी करके कोई विरोध ना कर पाए, जी राम जी का कोई विरोध न कर पाए। अगर कोई कहे स्कीम को तो बोलेंगे ये राम विरोधी है, ये राम विरोधी है। यही काम करना था, राम को गांधी से, इंडिया को भारत से, यही लड़वाने का काम देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, यही काम आता है इनको। ठीक है, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं, चारू प्रज्ञा जी दूर में बैठे हैं, चारू प्रज्ञा जी की जवाब आने दीजिए। चारू प्रज्ञा जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात ना, रोजगार का जो हक है वो इस देश के मजदूर का है, किसी सीएम के ईगो का नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टंट के लिए जो देश में राष्ट्र निर्माण के लिए सुधार हो रहे हैं, आप उस पर फोकस करिए। अच्छा, बार बार राशन की बात पर आ जाते हैं। लालचंद्र जी, इशू नहीं है आज की डिबेट का राशन, बट मैं एक बात बता देती हूँ। अगर एक बहुत बड़ी सी कंपनी होती है और उस कंपनी की पॉलिसी होती है कि सब लोगों को लंच हम अपने कंपनी में और शाम का चाय नाश्ता अपने कंपनी में देंगे, इसका क्या मतलब ये है कि वो लोग अपने घर में चाय नाश्ता नहीं कर सकते या लंच नहीं बना सकते? इसका मतलब ये है कि वो सहयोग कर रहे हैं। राशन देने का मतलब यही है कि आपको अपनी आमदनी में से अपने राशन तक के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से नागरिक सशक्त होता है, उनके हाथ में आने वाला पैसा बढ़ता है, बचता है। और एक बात मैं भी जोड़ देता हूं इसमें, चारू जी एक बात और जोड़ देता हूं। कई सारे ऐसे समृद्ध पश्चिमी देश हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं अपने नागरिकों के लिए चलाती हैं, सहायता अपने नागरिकों को देती हैं। जी चारू प्रज्ञा जी। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि आज मैं जिस भारत में रहती हूं वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो एक बीमार के इलाज से लेकर एक गरीब के राशन तक का अगर काम करना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है तो वो सरकार इस देश के लिए सबसे बढ़िया है। इन लोगों को ये थोड़ा समझ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये बार बार इस बात पर आ रहे हैं कि सेंटर सब प्लान करेगी। ये मैं वापस एक फैक्ट समझाना चाहती हूँ। आज के समय में इंटीग्रेशन होता है ना, और लालचंद्र जी, जब इंटीग्रेशन होता है तो जरूरी है कि 2 पंचायत जो आस पड़ोस में है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रॉडबैंड की लाइन कहीं डल रही है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर सोलर पैनल्स का काम चल रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि ये सारे पंचायत सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलकर काम करें? क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश को फायदा होना चाहिए, केवल ये टिक मार्क लगाने वाली योजना नहीं रह जानी चाहिए। मैं फिर से बोलती हूँ, इन लोगों के समय में क्या होता था, वहां जाइए मिट्टी खोद दीजिए, काम खत्म हो गया। कई बार घास छिलने पर भी दिहाड़ी बन जाती थी।
घास छिलवा करके दिहाड़ी बनती थी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप कहीं भी जाकर के इसको देख सकते थे। आज हम ये कह रहे हैं हमें एसेट्स क्रिएट करने हैं, हम कहते हैं हम वाटर सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, हम कहते हैं हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम कहते हैं हम रूरल माइग्रेशन को रोकने पर काम कर रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो इनको समझ ही नहीं आएंगी कभी। ठीक है, मैं गणेंद्र जी का भी जवाब लूंगा, बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, और पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बच जाता है, ये तो वो लोग हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, सभी के पास आऊंगा इस विषय पर, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। छत्तीसगढ़ का पंडुम कैफे, जहां हर कप कहता है एक कहानी। जो हाथ पहले चला रहे थे AK-47, अब परोस रहे हैं कॉफी। क्या एक शॉल बन सकती है डिजिटल इंडिया की प्रतीक? तेलंगाना में बनी मॉडिफाइड शॉल। दिखाएंगे आपको विदेशी ब्रांड में स्वदेशी का तड़का। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम राष्ट्रमंच, जिसमें हम बड़े विषय पर बड़ी बहस करते हैं। और आज की बड़ी बहस है कि जो वीबी जी राम जी जो नया कानून है, उसको लेकर विपक्ष के विरोध का उद्देश्य क्या है और यह विरोध कहां तक पहुंच गया है। यह विरोध पहुंच गया है विधानसभाओं से प्रस्ताव भी इसके विरोध में पारित हो रहे हैं। पंजाब ने पहले किया, अब तेलंगाना ने भी किया, हो सकता है कल को कुछ और राज्य करें। इसी पर यह बड़ी बहस कर रहे हैं इस समय सीधे DK दुबे जी के पास, कानूनी मामलों के जानकार हैं, सीधे उन्हीं के पास। DK दुबे जी, पहले भी ऐसा हुआ, आप देख लीजिए। मैं अभी बोल ही रहा था कि पश्चिम बंगाल में CA के खिलाफ विधानसभा ने पारित किया, केरल में भी इस तरह के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, और भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए होंगे। इससे हासिल क्या होता है? क्या सिर्फ ये एक अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने मतदाताओं, अपने वोट बैंक तक एक संदेश पहुंचाने का जरिया हो जाता है क्या, कि हां हमने तो किया, अब देखो हमारे हाथ में कुछ है नहीं? आप उदाहरण के तौर पर CA ले लीजिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत दूर तक गई और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि देखिए जब तक दिल्ली में हमारी सरकार नहीं तब तक हम कर ही क्या सकते हैं। वही बात अभी वक्फ के संशोधन कानून पर भी देखने को मिली हमें। तो ये सिर्फ अपने वोट बैंक को एड्रेस करने, वहां तक संदेश को पहुंचाने का एक जरिया बना लिया है विपक्षी पार्टियों ने। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई दूसरा पहलू इसका ये भी है कि विधानसभा जब चलती है तो बहुत बड़ा बजट पास होता है। आप पॉलिटिकली अगर इसका विरोध करना चाहते थे तो आप अपने पार्टी कार्यालय से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा खुलवाकर, जैसे कि कांग्रेस ने पूरे 45 दिन का प्रोग्राम बना लिया है विरोध करने का। नहीं, वो आप करिए, वो अधिकार है भाई, पॉलिटिकल पार्टी पोजीशन है, आपको बिंदु मिलते हैं, ये हम सबको अधिकार है कि अपनी बात कहें। लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाकर चर्चा करना, विधेयक पास करना, इसका मतलब ये हो गया कि लाखों करोड़ों रुपए का भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ खेल करना, ये एक समस्या है। जबकि इस योजना में मैं समझता हूं, केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब उस समय केंद्र और राज्य का जो रेशियो होता था आर्टिकल 280 में फिनेंस बजट में, वो 31 और 69 होता था। सरकार बैठी तो उसने 10% बढ़ाया था राज्य का बजट, और ये कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन में, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य को ज्यादा स्वायत्ता होनी चाहिए, राज्य के पास ज्यादा फंड होने चाहिए, क्योंकि राज्य
ऑन स्पॉट बैठा हुआ है, इसलिए वो उस पर काम करे। तो इतना बड़ा फंड जब राज्य को दे दिया गया, उसके बाद जब ये बात आती है कि भाई जी राम जी पर हम काम कर रहे हैं, तो जी राम जी की खास बात जो सबसे है वो ये है कि एक नेशनल प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कि शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम सरकार ने कर लिया है, लगभग पर, पानी पर, सड़क पर, रोडवेज पर, सब पर काम कर लिया है। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार नहीं होगा तो गांव से पलायन लगातार चलता रहता है, जो हमारे लिए बड़ी भारी समस्या है। गणेंद्र भारद्वाज जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर कुछ करना चाह रहे हैं गणेंद्र जी? मैं पहले बोल लूं अपनी बात, फिर आप बोले। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए। क्या है कि जब राज्य को काम करना है तो फंड 10% केंद्र सरकार पहले बढ़ा चुकी है राज्य का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तो एक बहुत छोटी सी पॉलिसी है, और इस छोटी सी पॉलिसी में अगर वो ये कहते हैं कि 60-40 का रेशियो होगा, जबकि प्लानिंग पर 9% निकाल दिया, यानी कि प्लानिंग बढ़ा दी है कि भाई वेल प्लान होना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के साथ जो समस्या आती थी वो कच्ची मिट्टी का काम होता था। ठीक है। और बारिश में कच्ची मिट्टी का काम होने के बाद वो बारिश हुई, काम खत्म हो गया, ना उस पर ऑडिट हो सकता, ना उस पर FIR हो सकती, ना उस पर बड़ा मुश्किल होता था कि इसको फाइंड आउट कैसे करें कि ये मिट्टी गई कहां। और नहर जो मिट्टी भरी हुई थी वो नहर साफ कर दी, और साफ करने के बाद मालूम पड़ा फिर बाढ़ आ गई, बात खत्म हो गई। तो वो पूरा फंड लगभग उसमें निकल जाता था। केंद्र ने ये कहा कि भाई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको काम करना चाहिए, जो कि 10 साल तक बार बार हमको इस पर ना लगाना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये वेल प्रूव्ड और इंप्रूव कर सकता है राज्य, तो और इंप्रूव करना चाहिए, इसमें कहां बुराई है। ठीक, काम तो राज्य का ही हो रहा है, केंद्र का काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, राज्य बैठा हुआ है, इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य के लिए ही सुविधा देना जी। बिल्कुल। धनेंद्र जी पहले बात बोल लीजिए, उसके बाद मैं पवन जी के पास। मैं लालचंद्र जी, चारू प्रज्ञा ने एक बात बोली कि कॉर्पोरेट कंपनी का एक एग्जांपल दिया। मैं चारू प्रज्ञा को बताता हूं कि चारू प्रज्ञा जी कॉर्पोरेट कंपनी का एग्जांपल मत दो। देश में 80 करोड़ उन्हीं लोगों को अनाज मिल रहा है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका फूड सिक्योरिटी कार्ड बना हुआ है, जिन लोगों को BPL कैटेगरी में लिस्टेड है, उन्हीं लोगों को अनाज मिल रहा है। आप तो वो दे तो रहे हैं। ये देश के वित्त मंत्री का डाटा है कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं जो BPL से नीचे हैं, जो BPL फैमिली के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, अनाज उन्हीं को मिलता है। चारू से पहले मैं उनका बात दूंगा। दुबे जी कह रहे थे टैक्स पेयर की बर्बादी। अरे टैक्स पेयर की बर्बादी तब होती है जब 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। टैक्स पेयर की बर्बादी तब होती है जब झारखंड में अडानी को 1 रुपए गज में आप 1 बीघा जमीन देते हो, 1 रुपए में 1 बीघा जमीन देते हो, तब देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। देश के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी तब होती है जब आप अडानी को रेल दे देते हो, आप अडानी को फ्री में एयरपोर्ट दे देते हो, आप अडानी को पताल दे देते हो, जमीन दे देते हो, आसमान दे देते हो, तब देश के टैक्स पेयर की बर्बादी होती है। ये देश अडानी अंबानी के हाथों में गिरवी रख देना कोई जवाब नहीं कर रहा। कह रहे टैक्स पेयर की बर्बादी हो रही है। 16 लाख करोड़ रुपए हमारा पैसा था, हमारा पैसा किस रेट पर दिया था? ये किसी कॉर्पोरेट का पैसा नहीं था। जिन कॉर्पोरेट का टैक्स माफ करा 16 लाख करोड़ रुपए, जिनका NPA करा, उनका ये हमारा गणेंद्र जी, ये सब बातें चुनावी रैली में अच्छी लगती है, ये सब बातें चुनावी रैली में अच्छी लगती हैं, क्योंकि तथ्यात्मक बात क्या है? तथ्यात्मक बात क्या है? तथ्यात्मक बात यह है कि जो कुछ भी टेंडर दिया जाता है वो चाहे किसी पोर्ट का हो, किसी एयरपोर्ट का हो, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, लालचंद्र जी, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। क्या 1 रुपए में 1 बीघा जमीन सिर्फ अडानी को मिलती है? देश के जंगल काट के अडानी को दे दिए, देश के पहाड़ अडानी को दे दिए, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। इस देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए चाहे अडानी हो कि टाटा हो कि डालमिया हो कि कोठारी हो कि जिंदल हो, उनको उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी पॉलिसी के तहत जमीन देती है। इसलिए लोगों को भ्रमित नहीं कीजिए इस मामले पर। गणेंद्र जी इस मामले पर भ्रमित नहीं कीजिए, इस मामले पर भ्रमित नहीं कीजिए। जहां भी देता है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया हो या पहले की कांग्रेस की सरकार ने, चाहे कहीं पर भी समझौता हुआ हो, तेलंगाना में अदानी का समझौता हुआ हो कि पश्चिम बंगाल में कि केरल में कि राजस्थान में अशोक गहलोत के समय में, जहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां भी इस तरह से दिया जाता है,
सब्सिडाइज्ड रेट पर जमीन दी जाती है। और हमें तो नहीं मिलती। ये 1 रुपए की जमीन नहीं तो होती, ना आपको मिलेगी, 1 रुपए की जमीन नहीं होती है। इसमें क्या क्या शर्तें जुड़ी रहती हैं उसको छिपाइए नहीं। 1 रुपए की जमीन कहीं नहीं होती, उसमें क्या क्या चीजें कंपनी के लिए शर्तें होती हैं वो आप नहीं बोल रहे हैं। उसमें क्या क्या शर्तें होती है, आप कितने रुपए में किस चीज का उत्पादन करेंगे, कितने रुपए में सरकार को देंगे, ये सारा कुछ रहता है, सारा कुछ रहता है। इसलिए चुनावी रैली की तरह यहाँ कम से कम चुनावी रैली की तरह स्टूडियो में बात नहीं कीजिए, तथ्यात्मक बात कीजिए। चारू प्रज्ञा जी का एक क्वार्टर, उसके बाद पवन पटेल जी। चारू प्रज्ञा जी। जी, मैं कभी कभी हैरान रह जाती हूँ भारतीय विपक्ष की बातें सुनकर, मतलब मैं हैरान रह जाती हूँ। और आपने शो के बीच में एक बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया था, क्या ऐसा तो नहीं है इनकी वोट चोरी का पूरा जो ये हुआ, मैं वो सवाल पवन पटेल जी से पूछने वाला हूँ। वो भाग गया, वो डूब गया, तो इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया। क्योंकि देखिए, मैं को आप जब जब बोलने का मौका दे रहे हैं, मैं फैक्ट्स पे, डेटा पे सवाल पूछ रही हूँ जिसका इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है। प्रोटेस्ट तो इन्होंने प्लान कर ली है। एक चीज मैं और बता देती हूँ, क्योंकि हमारे मित्र बार बार घूम घूम के राशन पर ही आ जाते हैं और उनको उदाहरण के रूप में समझाने से भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती। मैं एक बात बता देती हूँ, 80 करोड़ हाउस होल्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि वो सारे के सारे गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी इस देश में कम हुई है, यूएन तक का डेटा है, ठीक है, पढ़ लीजिए। इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आते हैं, इसमें वनरेबल पीपल आते हैं, इसमें माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, इसके अंदर शहरी गरीब आते हैं जिनके पास उस समय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो अपने देश को जो सशक्त बनाने की योजना है, भाई आप तो उस पार्टी से आते हो जिसको लगता था कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू ही नहीं करनी चाहिए। मुझे इन्होंने तो लागू नहीं होने दी थी, ये भी बात सही है, लागू नहीं होने दी। सवाल पूछ लूं सर? हाँ पूछ लीजिए। 10 महीने में, मेरा आपके चैनल पे चुनौती है चारू प्रज्ञा को, 10 महीने में दिल्ली के किस अस्पताल में कितने लोगों का आयुष्मान में इलाज हुआ बता दे। 10 लोगों के नाम डेटा मिल जाएगा, मैं डेटा मिल जाएगा। आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सिंह आपके हेल्थ मिनिस्टर मैं कह रहा हूं, डेटा लेके बैठना कि आयुष्मान में कितने लोगों का 10 लाख रुपए में वो इलाज डेटा हुआ। मिल जाएगा, लेकिन तथ्यात्मक बात तो ये है, तथ्यात्मक बात तो ये है कि रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद आयुष्मान योजना लागू हुआ है, बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान योजना लागू हुई है। आयुष्मान में इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा गणेंद्र जी, डेटा मिल जाएगा। आयुष्मान में पूरा फर्जीवाड़ा है, आपकी खुद की सीएजी कहती है आयुष्मान में फर्जीवाड़ा। ठीक है, जो फर्जीवाड़ा है उसको उजागर भी करेंगे, जहां कहीं अगर फर्जीवाड़ा है वो उजागर भी होना चाहिए। पवन पटेल जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूं, पवन पटेल जी के पास बहुत देर से नहीं गया हूं, अब मुझे जाने दीजिए। पवन पटेल जी, ठीक, पवन पटेल जी 45 दिनों का एकदम लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसे में ये सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या अभी कर्नाटक में भी एक सर्वे हुआ, कर्नाटक में 91% लोगों ने माना बहुत अच्छा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। सरकार ने, वहां की सिद्धारमैया सरकार का ही वो डिपार्टमेंट का सर्वे था, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, 84% लोगों ने माना ईवीएम बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नए कानून में कांग्रेस ने और विपक्ष ने एक एजेंडा ढूंढ लिया कि बाकी चीजें तो क्लिक नहीं कर रही हैं, चलो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या पता ये क्लिक कर जाए। पवन पटेल जी, इसीलिए 45 दिनों का लंबा चौड़ा प्रोग्राम कांग्रेस का नहीं, 45 दिनों से बड़ी तो लंबी चौड़ी भारत जोड़ो यात्रा भी हो चुकी थी। कांग्रेस का कार्यक्रम तो हमेशा लंबा चौड़ा होता है, भले आप उसको ऐसे नैरेटिव सेट कर दीजिए कि जनता ने स्वीकार नहीं किया या फेल हो गया। फेल पास की गारंटी देने वाले आप हैं, मीडिया वाले दे सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा ये आकलन नहीं रहता है। और तथ्यात्मक जो आप बोल रहे हैं, तथ्यात्मक बात यह है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री AQI की परिभाषा बदल देती है, ये तथ्यात्मक बात है। तथ्यात्मक बात जो आपने बताया कि अडानी अंबानी को जब जमीन दे दी जाती है तो जमीन के पीछे कई सारी शर्तें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने पैसे आएंगे, भाजपा को कितना पैसा मिलेगा, वो सब सही बात है कि वो सब नहीं बताया इन्होंने, वो सब भी बताना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बॉन्ड में नहीं आना चाहिए, अटैची में भर के आना चाहिए या कैश आना चाहिए? तो वही तो फिर ये आप ये बोलिए कि पहले अटैची में आता तो हम भी अभी करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया तो आप अभी आजाद कराने की बात तो आप ये मान रहे हैं कि पहले अटैची में आती थी? करने की बात नहीं करते हो, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की बात आज करते हो। आप मान रहे हैं पहले अटैची में या कैश में आता था क्या? गलत है।
आज जो हमारे देश को इतने डायनामिक प्रधानमंत्री मिले हैं मोदी जी, तो आज की बात तो करिए। 2014 से जितनी बतौलेबाजी की है उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। आप हमेशा गलत नैरेटिव पैदा करने का प्रयास हर एक 5 साल में चुनाव होता है ना। हम अगर मनरेगा, पवन पटेल जी, हर एक 5 साल में चुनाव होता है ना। 2 मिनट टाल जी, विनम्रता बिल्कुल बोलिए। मेरी रिदम ही खत्म हो जाती है। आप मेरे बात बता दीजिएगा। महात्मा गांधी जी का नाम हटाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मतलब तब तो गजब का है तमाशा भैया। आपने बोला भ्रष्टाचार होता था मनरेगा में, तो भ्रष्टाचार तो कई होते थे। अजीत पवार का भ्रष्टाचार था, हमारे देश के डायनामिक प्रधानमंत्री बोलते थे 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, चक्की पीसिंग, फिर वॉशिंग मशीन में धोइंग। अब आज भ्रष्टाचार खत्म होइंग। तो ये भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से गढ़ने का प्रयास करती है। अगर महात्मा गांधी का नाम हटाने से भ्रष्टाचार सरकार चाहती, सरकार के पास पूरे नियम कानून थे, वहां पर भी सुधार कर सकती थी ना। जरूरत थोड़ी थी कि हम महात्मा गांधी अभी देखिए साथ में बोलेंगे, आप इनको मना नहीं करेंगे चारू जी। अब चारू जी ना हम आपकी बात सुन पाएंगे, हम तो आपको भी मना नहीं करते हैं। हम तो आपको भी मना नहीं करते हैं जब आप बोलते हैं। चलिए आप बोल लीजिए, फिर बताते हैं। हम जब हम सुन ही नहीं पाएंगे तो आपका जवाब नहीं देंगे। आपकी पूरी बात आ रही है पवन जी, आपकी पूरी बात आ रही है और बड़ी बुलंद तरीके से आ रही है। आप बोलिए ना। नहीं निवेदन है कि हर चीज की परिभाषा देखिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा भ्रष्टाचार की होनी चाहिए, गलत की परिभाषा हमेशा गलत होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आज अगर गलत कर रहे हैं तो आप कांग्रेस पार्टी के समय का गलती निकालो, बोलो ये देखो ऐसा होता था। अभी गलत था, आज भी गलत है। हमेशा प्रश्न सरकार से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों को रोकता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी तुरंत वापस आऊंगा, फिर इस बड़े विषय पर बड़ी बहस को जारी रखेंगे। छोटे से एकदम बिल्कुल छोटे से ब्रेक के बाद सब लोग बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ का पंडुम कैफे, जहां हर कप कहता है एक कहानी। जो हाथ पहले चला रहे थे AK-47, अब परोस रहे हैं कॉफी। क्या एक शॉल बन सकती है डिजिटल इंडिया की प्रतीक? तेलंगाना में बनी मॉडिफाइड शॉल। दिखाएंगे आपको विदेशी ब्रांड में स्वदेशी का तड़का। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट। स्वागत ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच, जिसमें बड़े विषय पर बड़ी बहस। और आज बड़ी बहस कि जो VBG रामजी नया कानून है उसको लेकर के किस हद तक विरोध हो रहा है और क्यों हो रहा है। सीधे चलते हैं अपने सारे मेहमानों के पास। इस समय सीधे चारू प्रज्ञा जी के पास चलता हूं। चारू प्रज्ञा जी, आपकी बात रह गई थी अधूरी, पूरी कीजिए। पवन पटेल जी ने कुछ सवाल खड़े किए। जी, पवन जी की सारी बातें रिटोरिक हैं और मैं लालचंद्र जी यही कह रही थी कि ये मुद्दों पे, फैक्ट्स पे क्यों नहीं बात करते। अगर विकसित भारत जीराम जी के किसी एक विषय से, किसी एक बिंदु से इनको समस्या है तो कानूनी रूप से उसको चैलेंज करिए, उसको डिस्कस करिए। ये रैंडम जो ये बोल देते हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और मैं तो एक पॉइंट वाइज इनसे पूछ रही हूँ, इनको समस्या क्या है, ये कुछ बता नहीं पाए। और मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये अपने मुद्दों को रखते हैं, बोलते हैं कि हमारी पार्टी बहुत महान है। भाई, अगर आपकी पार्टी इतनी महान है, इतनी अच्छी है, तो आप ये कहना चाहते हैं देश की जनता की चॉइस गलत है? आप कैसे इस तरीके से नकार सकते हैं और बेइज्जती कर सकते हैं उन लोगों की जिनको सरकार चुनकर ले, मतलब जनता चुनकर लाई है, अपना सरकार 3 बार बना चुकी है। ये मैंने पवन पटेल जी को बोला, मैंने कहा कि भाई चुनाव होते हैं, उसमें आप रखिए बात, पूरी बात जो भी आपकी है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है
कि जब देश आगे बढ़ रहा होता है, जब विकसित भारत की ओर चल रहा होता है, तो 20 साल पहले बनी हुई स्कीम आज के सिस्टम में फिट नहीं होती। अब आईटी का जमाना नहीं, अब एआई का जमाना हो गया है। जिस गति से हमारी इंदौर में 16 लोग मर गए हैं दूषित पानी पीने से। इंदौर में 16 लोग मर गए हैं इस भारत में, और आपके मंत्री किस तरह का बयान दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। वाह रे विकसित भारत की परिभाषा, वाह। को डिबेट कर लेते हैं, जब मैं बोलूं सब बीच में बोलेंगे, और जब कोई और बोलेगा मैं भी बीच में बोलूंगी, क्योंकि मैंने बोला कि जब आप बोल रही थी बीच में, इसलिए मैंने भी बोला। अगर देश की सिचुएशन और रिक्वायरमेंट चेंज होती है, और अगर देश का कानून उस हिसाब से अडेप्ट होता है, न्यू पॉलिसीज लेकर आता है, संसद में उसकी चर्चा होती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, मैं तो यही नहीं समझ पाती कि आपको समस्या किस बात की है। क्योंकि अगर आप किसी भी पैमाने पर देखें, पिछले 11 साल में देश की उन्नति इसीलिए हो पाई है क्योंकि हमने वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाकर रिकन्फिगर किया। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी दूंगा, ठीक है। हमने ये कभी भी नहीं कहा मनरेगा हटा दीजिए, हमने ये कहा मनरेगा को अपडेट करने की जरूरत आ गई है। और एक बात और है, रोजगार और आजीविका दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक नौकरी होती है, एक लाइवलीहुड होता है। जॉब एंड लाइवलीहुड में फर्क होता है। हम जब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की बात करते हैं, जब हम लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं अब एयरपोर्ट बन रहे हैं दुगनी गति से सड़कें बन रही हैं, ये इंटीग्रेटेड तरीके से ही काम हो पाएगा। वरना कांग्रेस के जमाने की तरह आज भी हम बातें करते हैं, हम कहते हैं ठीक है। पवन जी का काउंटर, आधे लोग बोल रहे हैं पवन जी का काउंटर। चारू जी ने बोला कि हम उसको अपडेट किया है। महात्मा गांधी का नाम हटा के ही कोई अपडेशन हो सकता है। मैंने आंकड़े की बात की कि 2024-25 में औसतन 42 दिन का काम दिया आपने। ये आंकड़े डाटा बताए हमने, 60-40 का रेशियो बताए, 125 दिन की आपकी हवा खोल दी। आप बोल रही तथ्यों पे बात नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा क्या बात कर रहे हैं। हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी योजना का नया नाम रखने, हालांकि ये एक नई योजना है, लेकिन योजनाओं के नाम बदलने का ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। बहुत सारी बार कांग्रेस की सरकारों ने भी योजनाओं के नाम बदले हैं। आप पूरी लिस्ट में देख सकते हैं कब कब योजनाओं के नाम बदले। वही तो बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में वो महारत हासिल है कि जीएसटी बढ़ा करके उसके फायदे गिनाएंगे और फिर जीएसटी घटाकर उसके फायदे गिनाएंगे। तीनों काले कानून लाएंगे किसानों की भलाई के लिए, फिर तीनों काले कानून वापस लेकर नाम बदलने का पहलू आया है। चलिए नाम बदलने का अगर पहलू आया है तो मैं एक बार फिर से डीके दुबे जी के पास, डीके दुबे जी के पास मुझे जाना है। डीके दुबे जी, बात नाम बदलने की है, ठीक है। अब ये बताइए कि जिस तरह से, एक तो मैं पहले ये कह रहा हूं कि देखिए एक नई योजना लेकर सरकार आई, ठीक है। अब उस योजना का नाम पुरानी योजना के नाम पर नहीं रखा तो पुरानी योजना में जो महात्मा गांधी जी का नाम था वो नई योजना के नाम में नहीं आया, ये बात है। अब ये बताइए क्या इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति का कारण बनता है क्या? नहीं, मनरेगा बंद नहीं कर दिया, मनरेगा उसमें मर्ज कर दिया नई योजना में। ठीक है, ये बोलिए पूरा संजय। नया कानून बनाया। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं जी। आपको याद होगा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाई थी। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 कहा जाता था। 2005 में वो नए सिरे से पास किया गया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसको कर दिया गया। ठीक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मुझे लगता है कि उस समय की सरकार ने वो हल्ला मचाया था देश भर में और ये कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम लेकर आए, हमने आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 31 जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि इससे पहले जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है उसको हम रिपील करते हैं और इसको हम लागू करते हैं। कानून एक ही था, कानून का नाम, चूंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण कानून था, इसलिए उस समय की सरकार ने कानून को ही दोबारा पास कर दिया और दोबारा पास करके उसका नया नामकरण कर दिया। और वही कानून था जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। और कानूनों में संशोधन होते हैं, वैसे संशोधन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है और उसको लगता है इस व्यापक स्कीम का प्रभाव पड़ेगा तो फिर उसको नए सिरे से लागू करने में उसको ज्यादा सुविधा होती है। पुराने वाले में बार बार उसको चेंज करके उसको सुविधा कम होती है। बिल्कुल ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज जी, आपने भी कहा कि भाई महात्मा गांधी जी का नाम रहने देते। आपने ही कहा कि पहले ये नरेगा था,
फिर बाद में इसमें 2009 के चुनाव से पहले महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया था। ऐसे में अगर नई योजना में नाम नहीं आया तो ये कौन सा मुद्दा है, बताइए। देखिए मुद्दा, फिर मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा ये है कि देश की सरकार की नीयत क्या है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और नीयत का नीयत का देखो, पैमाना क्या है? मैं क्या कह रहा हूं, सवाल का यही है ना कि यही चारुप्रज्ञा, यही डीके दुबे, जब 3 काले कृषि कानून आए थे, यही लोग उसकी खासियत गिनवा रहे थे। 1.5 साल तक हमसे हर डिबेट में लड़ते रहे, कहते रहे कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, किसानों का बहुत भला होगा, भला होगा, भला होगा। इस किसान मरते गए, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। 1.5 साल तक आंदोलन चलता रहा। अमित शाह से लेकर मोदी जी सब लोग हमें समझाते रहे, आप लोग भी समझा रहे थे, पूरा मीडिया में समझाता रहा। लेकिन जब 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, तब इसकी सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस लिए। अब इन्होंने वही काम जीएसटी में करा। पहले जीएसटी के फायदे गिनवाते थे, जीएसटी बढ़ गया तो ये फायदे, अब जीएसटी की दरें कम हो गई, ये फायदे, ये पूरी की पूरी सरकार गोल की सरकार है। ये फेक डाटा करती है, ये फर्जीवाड़े की सरकार है, फ्रॉड सरकार देश में चल रही है। हर चीज में फ्रॉड, हर चीज में फर्जीवाड़ा, हर चीज में गलत। अब दिल्ली की इनके मुख्यमंत्री देखो, कभी एकेएल के डाटे को फर्ज करती है, कभी यमुना प्रदूषण के डाटा को फर्ज करती है, हर चीज में फर्जीवाड़ा। कहा हमने 100 अटल कैंटीन खोल दी, लेकिन शुरू हुई 45 भोजन मिला 5 में। पूरी की पूरी सरकार फर्जीवाड़े की फ्रॉड सरकार, अडानी अंबानी की सरकार चल रही देश में। किसी को कोई मतलब नहीं गरीब आदमी से, मर रहा है इनके राज में। ठीक, एक कमेंट पवन पटेल जी देना चाह रहे हैं। पवन पटेल, एमएसएमई बंद हो गए, कुछ दिन पहले ही का डाटा था, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, पवन पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कभी 2-3 दिन पहले के पेपर में था कि 5000 एमएसएमई बंद हो गए हैं, 36,000 लोगों का रोजगार छिन गया। और विकसित भारत की बात कर रहे हैं, रोजगार की दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का सामने, इनका मैनेजमेंट ये मुद्दे आप उठाइए, ये मुद्दे उठाइए और इस पर सरकार को और चारुप्रज्ञा जी की पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। चारुप्रज्ञा जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, जब पीएफ अकाउंट खुलने की तेजी बढ़ जाती है तो पता चल जाता है कि रोजगार बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आज की जो हमारे देश की जनता है ना, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू कनेक्टिविटी, डेटा के जवाब में डेटा, रिपोर्ट के जवाब में रिपोर्ट, झूठ से सच को निकाल कर ले आती है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि रील देखना भी एक रोजगार है। शुक्रिया, ये उनको भी ढूंढ लिया इन्होंने, शुक्रिया, उनको भी एम्प्लॉयमेंट कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि रील देखना, रील बनाना ये भी एक रोजगार है। आपने भी वही डाटा लेकर आ गए कि पकोड़े बेचना, रील बेचना, रील दिखाना ये भी रोजगार है। शुक्रिया चारुप्रज्ञा जी, पवन पटेल जी, डीके दुबे जी और घनेंद्र भारद्वाज जी, आप सभी का राष्ट्रमंच के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और इस बड़े विषय पर बड़ी बहस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रमंच में आज जो हमने बात की कि जो नया कानून बीबीजी राम जी है, उसका विरोध, उसका मकसद क्या है और यह विरोध कहां तक है और उससे क्या होगा। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने आपको तमाम तथ्य दिखाए, डेटा दिखाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस नए कानून में विपक्ष एक नए मुद्दे की तलाश कर रहा है, वो मुद्दा जो लोगों के बीच क्लिक करे, क्योंकि इसके पहले वोट चोरी जैसे मुद्दे क्लिक नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा कितना क्लिक करेगा आगे देखेंगे, आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।